जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम पद्य खंड से प्रैक्टिस सेट को हल करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मैंने नीति काव्य धारा एवं मंगल वर्षा से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आप यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में इसके अतिरिक्त तो कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसकी 101% गारंटी है। इसलिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यह जो आरएस क्लासेस है, आपको केवल 12th क्लास तक ही नहीं, आप जब भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा देंगे तब भी यह आरएस क्लासेस आपके साथ होगी, क्योंकि इस क्लासेस के तहत प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित ग्रामर को भी तैयार करवाया जाता है सरल भाषा में। तो इसीलिए आप बिल्कुल आरएस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको माफ़ कीजिए, आपसे कितने जो प्रश्नों का जो जवाब है वो आसानी से बन रहा था। तो चलिए हल करते हैं प्रैक्टिस सेट को हम। पहला जो प्रश्न मैंने लिया है वह है नीति काव्य से। प्रश्न है, कबीरदास किस काल तथा किस शाखा के कवि हैं? जवाब होगा भक्ति काल में, निर्गुण भक्ति शाखा के। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की साहित्य भाषा कौन सी है? जवाब होगा पूर्वी जनपद की, जिसे सदुकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उसका जवाब होगा 1465 ईस्वी में, काशी में। अगला प्रश्न है, कबीरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब होगा बीजक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास के काव्य कोश को किस संप्रदाय की संज्ञा मिली है? तो उसका जवाब होगा संत संप्रदाय की। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह यह है, कबीरदास के काव्य में ज्ञान की अपेक्षा किसे अधिक महत्व दिया गया है? जवाब होगा अनुभव को। कबीरदास ने, ये मैं नहीं है ना, कबीरदास ने माया का मानवीकरण कर इसे किसका पर्याय माना है? जवाब होगा कंचन और कामिनी का। अगला प्रश्न है, कबीरदास ने किसकी संगति करने के लिए कहा है? जवाब होगा संतों एवं सज्जनों की। मैं आपको बता दूं कि यह जो जीवन परिचय से संबंधित जो प्रश्न है, केवल आप 12th वालों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग केंद्रीय विद्यालय या ऐसी कोई एग्ज़ाम दे रहे जिसमें हिंदी, जो विशिष्ट हिंदी को लिया जाता है, तो उस सारे जो एग्ज़ाम में यह जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरह के जो प्रश्न है उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यदि आपसे कोई संबंधित व्यक्ति इस तरह के एग्ज़ाम दे रहा है तो प्लीज़ उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, नाव में पानी भर जाने पर सयाने का क्या कर्तव्य है? जवाब होगा पानी को दोनों हाथों से बाहर निकाल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की क्या विशेषता है? तो जवाब होगा वह कच्चा होता है और बारिश के पानी की बूंदें गिरते ही टूटकर बिखर जाता है। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत मैंने पहले ही जो प्रैक्टिस सेट बनाया उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं केवल अति लघु उत्तरी प्रश्नों के ही जवाब दूंगी। लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के, उन्हीं प्रश्नों के जवाब दूंगी जिनका जवाब मिल पाना कविता में कठिन होगा, या जिनका जवाब केंद्रीय भाव या जीवन परिचय के अंतर्गत समाहित होगा। ठीक है। तो प्रश्न देखिए, मिट्टी कुमार को क्या सीख दे रही है? इसका जवाब आपको कबीरदास के जो दोहे है, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंधे मोही, इसमें जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर ने शब्द की क्या महिमा बताई है? इस प्रश्न का जवाब भी आपको कबीरदास के दोहे वाणी में मिल जाएगा, जो है शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। अगला प्रश्न है, कबीर ने कुसंग के दुष्प्रभाव को किन किन उदाहरणों से स्पष्ट किया है? इस जो सवाल का जो जवाब है आपको पहले ही दोहे में, कौन सा, कबीर संगति साधु की, ये वाला जो दोहा है उसके नीचे है कबीर कुसंग ना कीजिए, इसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा।
अगला प्रश्न है, देहधारी होने के कौन कौन से गुण हैं? इस सवाल का जवाब आपको कबीरदास के उपदेश वाले दोहे में मिल जाएगा। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह, इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। नदिया जल कोयला भई से कबीर का क्या तात्पर्य है? इसका जवाब आपको कबीरदास जी के उलट बासिया के अंतिम जो दोहा है उसमें मिल जाएगा। नदिया जल कोयला भई समुद्र लागी आग। यह जो आपने पढ़ा यदि समझा है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बिहारी जी से लिया गया है। तो प्रश्न है, बिहारी किस काल तथा किस काव्य धारा के कवि है? आपको पता होना चाहिए, रीति काल में रीति सिद्ध काव्य धारा के। अगला प्रश्न है, बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है और इसमें कुल कितने दोहे सम्मिलित है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह सवाल। जवाब होगा सतसैया, और इसमें 713 दोहे सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी का जन्म कब और कहाँ माना जाता है? तो जवाब होगा सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास गोविंदपुर नामक ग्राम में। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, किसकी प्रशंसा में कहा गया है? जवाब होगा बिहारी की प्रशंसा में। अगला प्रश्न है, बिहारी की काव्य भाषा कौन सी है? तो आपको जवाब पता होना चाहिए, ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, बिहारी ने किससे काव्य की शिक्षा प्राप्त की या कवि शिक्षा प्राप्त की? तो आपको जवाब पता होना चाहिए, सुप्रसिद्ध कवि केशवदास से उन्होंने अपनी काव्य शिक्षा प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने पर खरे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जवाब होगा वह बुरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता है, ठीक है, और उसका डर बना रहता है। अगला जो लघु उत्तरी प्रश्न है ये देख लीजिए, एक ही वस्तु किसी को सुंदर और किसी को कुरूप क्यों नजर आती है? इसका जो जवाब है आपको बिहारी के दोहे पहला ही दोहा है, समय समय सुंदर सवे रूप कुरूप ना को। यदि आपने इसे पढ़ा है समझा है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति रूपी जल के निरंतर बढ़ने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस सवाल का जवाब आपको बिहारी जी के दोहे जो 7वां जो दोहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरेजू बढ़ी जाई, इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षणिक आदर प्राप्त कर आत्म प्रशंसारत व्यक्तियों का अंत कैसा होता है? इसका जो जवाब है आपको बिहारी के जो दोहे हैं वह उसमें कौन सा दोहा, 9वां जो दोहा है, दिन 10 आदर पाई के करिले आप बखानू, इसमें आपको आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो मंगल वर्षा से लिया गया है, और वह जो प्रश्न है वह ये है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? आपको जवाब पता होना चाहिए, सन 1913 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो इसका जवाब है सतपुड़ा के घन के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। और मैं आपको बता दूं यह जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो ये रचना है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो आपको जवाब पता होना चाहिए, भवानी प्रसाद मिश्र को। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा है। यदि आप भविष्य में यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा को देना चाहते हैं तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल एक नोट्स बना लीजिए, और जो लोग भी इस तरह की परीक्षा दे रहे हैं तो उन्हें शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि यदि इन कवियों से संबंधित यदि उस परीक्षा में कुछ पूछा जाएगा तो इस प्रश्नों को जरूर ही सम्मिलित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य सेवाओं के लिए मिश्र जी को किस किस सम्मान से अलंकृत किया गया है? तो जवाब होगा मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का ये गालिब है ना, सॉरी इसे आप ठीक कर लीजिएगा, गाली नहीं है, गालिब पुरस्कार है, एवं पद्मश्री से भी इन्हें क्या है अलंकृत किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न है, कजरी किस ऋतु में गाई जाती है? कई बार एग्जाम में पूछा है और आपसे गलती हो जाती है। विकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया है। तो वर्षा ऋतु में कजरी गीत गाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिजली की चमक को देखकर कवि सखी को क्या सलाह देता है? तो जवाब होगा कि वह घर की ओर भाग जाए। अगला प्रश्न है, अरे सुहागिन संबोधन किसके लिए आया है? तो जवाब होगा नायिका के लिए। अगला प्रश्न है, सहज रंगीली नायिका किसके रंग में रंगी हुई है? जवाब होगा इंद्रधनुष के रंग में। अगला प्रश्न है, आंखों में भरे विहागरी संबोधन किसके लिए प्रयोग किया गया है? इसका जो जवाब होगा, जो मंगल वर्षा है उसमें आप बिल्कुल, आपने यदि कविता को पढ़ा है तो आपको आसानी से दूसरा वाला जो पद है, बादल आए आसमान में धरती फूली री, इसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, बादल आसमान में बादलों के आते ही धरती पर क्या प्रतिक्रिया होती है? इसका जवाब भी आपको जो दूसरा वाला पद है, बादल आए आसमान में, इसमें आपको आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा यदि आपने कविता को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। तो सारे ही प्रश्नों के जवाब आपको आसानी से बन जाएँगे और पिछले भी मैंने प्रैक्टिस सेट में कहा था, आज भी कह रही हूँ। इसके अतिरिक्त और किन प्रश्नों के आने की संभावना है? वे प्रश्न आ सकते हैं जो कविता के अंदर किन-किन अलंकारों, रसों का प्रयोग किया गया है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और मैंने जब कविता समझाई है, तो मैंने इन सारे प्रश्नों को बिल्कुल उसमें समाहित किया है और साथ ही जो पाठ के पीछे जो ग्रामर है, वह पूछा जा सकता है। मगर जब मैं ग्रामर वाला जो प्रैक्टिस सेट बनाऊँगी, उसमें तो इन चीज़ों को हल करवाऊँगी, मगर इसके साथ-साथ जब मैं प्रैक्टिस सेट बनाऊँ, उसके पहले आप भी प्रयास कीजिए और आप भी हल करने का बिल्कुल प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि आप सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो आप अन्य माध्यमों के साथ तो पढ़िए पढ़िए, समझिए तो समझिए, मगर आपकी मेहनत भी सुनहरे भविष्य में काफ़ी योगदान देगी, क्योंकि बिना आपके मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। और मेरा तो बस यही प्रयास है कि मैं आपको सरल भाषा में, सरल तरीके से आपको चीज़ों को समझाऊं और आप भविष्य में बेहतर कर पाए, आपका भविष्य सुनहरा हो। यही आरएस क्लासेस का संकल्प है और प्रयास भी है। और इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।